जाते हुए जब वे सड़क के उस उबड़ खाबड़ हिस्से पर पहुंचे तो श्रुति ने आत्मविश्वास से अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ऊपरी शरीर अब जानबूझकर देवांश की पीठ से दूरी नहीं बना रहा था, और सड़क की हालत की वजह से कभी कभार हल्का सा स्पर्श भी हो जाता था, जिससे दोनों के दिल खुशी से धड़क उठते थे। पूरा दिन बिना किसी अप्रत्याशित घटना के बीत गया, लेकिन देवांश को थोड़ी बेचैनी इस बात से हो रही थी कि उसके सहपाठी, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी, बीच बीच में उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देखते रहते थे, मानो वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। लेकिन ये सामान्य बात थी, ये देखते हुए कि पिछली रात जब 3 सीनियर लड़कियां स्कूल के बाद उसका इंतजार कर रही थी तो वो कितना भड़कीला था। जाहिर है कुछ ज्यादा ही आत्मसम्मान वाले लड़के भी थे जो देवांश का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी पीठ पीछे दूसरे छात्रों से बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस सीनियर लड़कियों को उससे कुछ बातें करनी है। उन्होंने कहा कि अगर वे लड़कियां आज फिर से उसका इंतजार करने आए तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं लड़कों में लक्ष्य शर्मा भी था। उनका ऐसा सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वो तो एक साधारण नया छात्र था। अगर सीनियर लड़कियों को कोई बात करनी न होती तो वे कक्षा के दरवाजे पर उसका इंतजार क्यों करती। हालांकि शाम को अध्ययन कक्ष में आते ही सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कल रात वाली 3 सीनियर लड़कियां कक्षा 6 के नए छात्रों के प्रवेश द्वार पर फिर से आ पहुंची। अगर पहली बार संयोग से हुआ था तो इस बार क्या हुआ? वाह, ये तो वाकई कमाल है। खूबसूरत सीनियर लड़कियां हर दिन स्कूल की छुट्टी का इंतजार कर रही है। ये लड़का ये कैसे कर पाया? हालांकि देवांश ने जरा भी गर्व नहीं दिखाया, बल्कि जब वो कक्षा से बाहर निकला और पहली बार श्रुति को देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि आज उसके साथ जरूर कोई अन्याय हुआ होगा, क्योंकि उसे देखते ही उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। लेकिन कक्षा के दरवाजे पर कई दर्शक खड़े होने के कारण देवांश ने पूछा नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यशवर्धन मेहता का अभिवादन किया और श्रुति समेत समूह के साथ चला गया। क्या हुआ? क्या रोहन मल्होत्रा ने तुम्हें फिर से परेशान किया? जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो देवांश धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें दिखावा तो करना ही था, है ना? श्रुति तुम्हें परेशान किए जाने के डर से आज रोहन से मिलने गई थी और उससे कहा था कि वो तुम्हें परेशान न करे, लेकिन उसने कहा कि जब तक श्रुति तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हो जाती वो तुम्हें जाने नहीं देगा। लता रेड्डी ने देवांश की तरफ नाखुशी से देखा, जाहिर तौर पर उसकी ताकत के प्रदर्शन से परेशान, जिससे उसकी उभरी हुई छाती बोलते हुए ऊपर नीचे हो रही थी, खासकर रात में जो आकर्षक लग रही थी। लता, मैंने पहले भी कहा है, इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। श्रुति ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नुकसान ज्यादा कर रहा है। लता ने पलटकर जवाब दिया। उसे हमेशा लगता था कि देवांश जैसे नए लोग, जिनमें कोई खास काबिलियत नहीं, बस दिखावा कर रहे हैं, अपरिपक्वता और अक्षमता की पराकाष्ठा। लता, मैंने तुम्हें पिछली बार पहले ही बता दिया था कि रोहन था। श्रुति ने पैर पटक दिया। उसे साफ पता था कि क्या हुआ था। लता पूरी तरह गलत नहीं है, चिंता मत करो श्रुति, मैं रोहन से बात करके सब कुछ साफ कर दूंगा। कल से वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर देवांश ने अपनी साइकिल श्रुति को दे दी, फिर मुड़कर स्कूल की तरफ बढ़ गया। लता, देखो, बस देखो। श्रुति ने यह देखकर देवांश का पीछा करने के लिए तुरंत पैर पटक दिया। अगर वो सख्ती से पेश आना चाहता है तो उसे आने दो। वैसे भी इस मसले को आखिरकार सुलझाना ही होगा। खुशकिस्मती से ये स्कूल में हो रहा है, रोहन उसे कुछ नहीं करेगा, और एक नए छात्र होने के नाते वो स्कूल में लड़ने की बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा उसे माफी मांगनी होगी। ये रोहन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी होने से तो बेहतर है। लता और मीरा अय्यर ने श्रुति को रोकते हुए कहा,
श्रुति घबराई हुई थी और बार बार पैर पटक रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सहेलियां सही थी। हमेशा अपने सिर पर पत्थर लटकाए रहने से बेहतर था कि इस मसले को जल्दी सुलझा लिया जाए। लेकिन ये सोचकर कि देवांश को उसकी खातिर रोहन के आगे झुकना पड़ेगा, उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। कोई बात नहीं, मुझे देखने जाने दो, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, श्रुति ने अपनी सहेलियों के हाथ झटकते हुए कहा। अभी भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, लता और मीरा ने श्रुति के साथ चलते हुए नरमी दिखाई। बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? शिक्षण भवन के बगल में फूलों की क्यारी पर देवांश ने ठंडे चेहरे से रोहन का रास्ता रोक दिया, जिससे रोहन के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया, जो सहज ही एक कदम पीछे हट गया। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो स्कूल के मैदान में है और उसने गुस्से से देवांश की ओर इशारा किया। अगर तुम मर्द हो तो सीधे मेरे पास आओ। किसी लड़की को धमकाना और तंग करना कौन सी कला है? देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं श्रुति को धमकाऊं और तंग करूं, तो इस शनिवार दोपहर 2:40 बजे मालगुडी ग्रैंड होटल में हमारे मतभेद सुलझाने के लिए आ जाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है आने की? रोहन के चेहरे पर कई भाव आए। फिर उसने देवांश को उत्तेजक निगाहों से देखा। देवांश रोहन से निपटने के लिए स्कूल के बाहर कोई जगह ढूंढने की सोच रहा था, और अब जब रोहन ने एक जगह सुझा दी है तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शनिवार दोपहर 2:40 बजे मालगुडी ग्रैंड होटल। लेकिन अगले कुछ दिनों तक श्रुति को परेशान मत करना, वरना मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। जब देवांश ने आखिरी वाक्य बोला तो मानो उसके अंदर से एक सिहरन सी निकल रही थी, जिसने रोहन के शरीर को अनायास ही जकड़ लिया, मानो किसी खूंखार जानवर ने उसे निशाना बनाया हो। उसे अपने दिल के डर को दबाने में थोड़ा वक्त लगा और उसने सिर हिलाया। ठीक है, शनिवार दोपहर 2:40 बजे अनुपस्थित मत रहना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत है। ये कहने के बाद रोहन अपनी साइकिल पर सवार हुआ और तेजी से साइकिल चलाता हुआ चला गया। रोहन के जाते ही देवांश वापस मुड़ा और जल्द ही श्रुति और उसके लौटते दोस्तों से टकरा गया। देवांश, क्या तुम ठीक हो? श्रुति ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं, क्या बात हो सकती है? और तुम बेवजह चिंता करना बंद करो, है ना देवांश? लता ने देवांश की तरफ देखा और कहा, सब ठीक हो गया, मैंने रोहन से बात कर ली है और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देवांश ने लता को अनदेखा करते हुए श्रुति की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मतलब समस्या अभी भी देवांश के साथ है। जब तक वो रोहन मल्होत्रा से माफी मांग लेता है तब तक सब कुछ आसान हो जाएगा। लता रेड्डी ने देवांश कुलकर्णी की ओर थोड़ी निराशा से देखते हुए कहा। जब उसने उसे अनदेखा किया था, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पहाड़ी लड़के की नजरें कहाँ है। वो उसके आकर्षण से बिल्कुल बेखबर था। मुझे माफ करना देवांश, तुम्हें इसमें घसीटने के लिए। क्या तुमने रोहन से कुछ वादा किया था? श्रुति देशमुख ने लता से ज्यादा गहराई से सोचा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन से बात करना इतना आसान है। मैं तो बस पहाड़ों से आया एक बेचारा छात्र हूं। मैं रोहन मल्होत्रा से क्या वादा कर सकता हूं? चिंता मत करो, मामला सुलझ गया है। रोहन अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, देवांश ने जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से श्रुति को रोहन के साथ हुए अपने किसी भी समझौते का खुलासा नहीं किया। वो लता और बाकियों को गलतफ हमी में डालने में खुश था। क्या रोहन सचमुच अपना व्यवहार बदल सकता था? क्या देवांश को सचमुच नरम होकर माफी मांगने की जरूरत थी? हालांकि श्रुति को अभी भी संदेह था, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा देवांश ने कहा था। एक बेचारा पहाड़ी छात्र रोहन से क्या वादा कर सकता था? इसलिए आखिरकार उसे कहना पड़ा, तो ठीक है, शुक्रिया देवांश। ये कहते हुए देवांश की ओर उसकी नजर कृतज्ञता और अपराध बोध से भरी हुई थी। श्रुति अच्छी तरह जानती थी
कि देवांश जैसे लड़के के लिए सिर झुकाकर गलती स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी आज उसने रोहन के सामने खुद को विनम्र करते हुए उसके लिए ऐसा किया था। ठीक है, आखिरकार तुम्हें अपनी समझ आ ही गई। बच्चे, तुम अभी भी एक नए छात्र और एक देशवासी हो। तुम्हारी तुलना रोहन मल्होत्रा से नहीं की जा सकती। खुद को साबित करने की कोशिश करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। लता ने सीनियर की भूमिका में देवांश को उपदेश दिया। देवांश बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी दिखावा करने वाला नहीं था। रोहन ने ही तो किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था, सिर्फ उसे ही पता था। आगे अभी भी उबड़ खाबड़ सड़क का वो मोड़ था जहां लता और मीरा अय्यर उन दोनों से अलग हुई। धुंधली स्ट्रीट लाइटों में सड़क बिना किसी बदलाव के उबड़ खाबड़ बनी हुई थी। न जाने क्यों श्रुति का हाथ देवांश की कमर में उस सुबह से भी ज्यादा कसकर लिपटा हुआ था, मानो दोनों सचमुच एक जवान कम उम्र का जोड़ा बन गए हों। शनिवार दोपहर ठीक 2:40 बजे देवांश मालगुडी ग्रैंड होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कुछ असहज महसूस कर रहा था। होटल में आने जाने वाले लोग, जो हर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था, उसे तिरस्कार और श्रेष्ठता से देखते हुए गुजर रहे थे। यहां तक कि लॉबी मैनेजर के निर्देश पर एक छोटी बनियान और सफेद कमीज पहने एक बेलबॉय भी जानबूझकर यह सुझाव देने आया कि देवांश होटल के प्रवेश द्वार पर न खड़ा हो। इससे देवांश को अपमानित महसूस हुआ और उसे यह भी एहसास हुआ कि रोहन ने ये जगह इसलिए चुनी थी ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके और उसे शर्मिंदा किया जा सके। हालांकि देवांश गुस्से में वहां से नहीं गया। एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते अगर उसमें इतनी भी सहनशीलता नहीं होती तो उसकी वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाती। देवांश ने जल्दी से अपने अंदर के उथल पुथल को दबाया और होटल के प्रवेश द्वार पर फूलों की क्यारी के पास शांति से खड़ा हो गया, ये सोचकर कि ये उसके स्वभाव की परीक्षा है। रोहन 5:03 तक होटल के किसी कोने से बाहर नहीं निकला। बिना कुछ कहे प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, बस देवांश की तरफ हाथ हिलाया, फिर मुड़ा और वापस अंदर चला गया। उसके मुंह के कोने पर एक घनीभूत उपहास था। जब देवांश ने रोहन को आते देखा तो वो होटल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। होटल के कर्मचारी, जो कुछ देर से देवांश को देख रहे थे, ने देखा कि एक युवक देहाती कपड़े पहने अंदर आने की कोशिश कर रहा है और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। मालगुडी ग्रैंड होटल मालगुडी जिले का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय होटल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से देवांश जैसे घटिया कपड़े पहने किसी देहाती लड़के को बेवज अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कर्मचारियों ने देवांश को सख्ती से देखा, मानो वो कोई चोर हो जो होटल में घुसकर कुछ चुराने की कोशिश कर रहा हो। रोहन मल्होत्रा, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, लेकिन बाद में पछताना मत। देवांश ने कर्मचारियों की बात अनसुनी कर दी और रोहन से कहा, जो जानबूझकर मुंह मोड़कर अंदर चला गया और उसे अनसुना कर दिया। ऐसी जगह पर भी देवांश को इतना बदतमीज देखकर रोहन का मन कर रहा था कि उसे पलटकर थप्पड़ मार दे। साले कमीने, मेरे साथ इतनी अकड़ दिखा रहे हो। हालांकि असली तमाशा अभी बाकी था। रोहन के लिए देवांश को ऐसे जाने देना नामुमकिन था, इसलिए वो अनिच्छा से पीछे मुड़ा और कर्मचारियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसे अंदर आने दो, वो मेरे लिए यहां है। कर्मचारी रोहन को साफ पहचान गए और उनके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। फिर भी उन्होंने देवांश को अंदर आने दिया। अरे बेवकूफ, ऐसी जगह कभी नहीं गए, है ना? आज मैं तुम्हें आंखें खोलने दूंगा ताकि तुम दुनियादारी से अनजान न रहो। मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो, एक पादने के भी लायक नहीं। रोहन ने देवांश को बेहद तिरस्कार से देखते हुए कहा, जब वो लिफ्ट के दरवाजे पर देवांश के आने का इंतजार कर रहा था। जो दूसरों का अपमान करता है उसका अपमान खुद होगा। मेरी सलाह है कि तुम खुद को शर्मिंदा मत करो। जितना ज्यादा तुम अभी बोलोगे
उतना ही ज्यादा बाद में भुगतना पड़ेगा। देवांश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और शांति से कहा, मालगुडी जिले के सबसे आलीशान प्रतिष्ठान में पहली बार प्रवेश करने वाले किसी देहाती लड़के से अपेक्षित घबराहट या बेचैनी का कोई संकेत नहीं दिखा। सच्चे संस्कारी लोग अपमान या सम्मान के सामने अड़िग रहते हैं। जितना ज्यादा मुश्किल क्षण होता है उतना ही शांत रहना चाहिए। देवांश बिल्कुल ऐसा ही था जब वो पहली बार होटल में गया, हालांकि वो भी उसकी भव्यता से चकित था, ठीक वैसे ही जैसे उसने टेलीविजन पर देखा था। उसने अपने अंदर के भावनात्मक उथल पुथल को तुरंत दबा दिया। अरे, मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे। उम्मीद है कि तुम बाद में भी सख्ती से बात कर सकोगे। ऐसी जगह पर भी देवांश को खुद से ज्यादा घमंडी देखकर रोहन इतना गुस्से से भर गया कि उसके फेफड़े फटने ही वाले थे। उसने दांत पीसकर ये शब्द उगल दिए और गुस्से से लिफ्ट में चला गया। हालांकि देवांश को नहीं पता था कि रोहन उसे कहां ले जा रहा है, लेकिन उसके अंदर रहस्यमयी कलाएं थी। फिर भी वो बिना किसी डर के उसके पीछे पीछे चला गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर केटीवी एंटरटेनमेंट हॉल में खुली। चूंकि दिन का समय था, इसलिए केटीवी में खेलने के लिए बहुत कम लोग आ रहे थे। हॉल में ज्यादा कर्मचारी भी नहीं थे, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे पर लोकट, बेहद छोटी स्कर्ट पहने 2 महिलाएं खड़ी थी। रोहन, मुझे ऐसी जगह लाने का क्या मतलब है? देवांश को जल्दी ही एहसास हो गया कि ऐसी जगह उसके जैसे छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं ऐसी महिलाओं को यूं ही देखने के लिए। इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और गुस्से से रोहन को देखा। कोई खास वजह नहीं? क्या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करना चाहते थे? मैंने ये जगह चुनी, अब डर लग रहा है? उफ, ऐसा देहाती आदमी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। रोहन ने देवांश को तिरस्कार से देखा। उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। सच में, हर्ष भाई, इस देहाती को कहां से उठा लाए? ये तो अभी बच्चा है जिसके बाल भी नहीं खुले हैं। तुम तो बहुत बुरे हो। दरवाजे पर खड़ी दोनों औरतें रोहन मल्होत्रा को जानती थी और उन्होंने देवांश कुलकर्णी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर रोहन को मजाक में मारा। ये तो जवान है, क्या तुम लड़कियों को यही पसंद नहीं है? रोहन ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा और बोलते हुए उस औरत के स्कर्ट में लिपटे नितंबों पर थपथपाया। आह, हर्ष भाई, तुम बहुत बुरे हो। खबरदार, वरना मैं भाई कुणाल को बता दूंगी। उस औरत ने तुरंत भाई कुणाल का नाम लेते हुए नाटकीय ढंग से कहा। औरत को भाई कुणाल का जिक्र करते देख रोहन शर्म से हंस पड़ा। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन दोनों औरतों पर हाथ उठाए। इसके बजाय उसने देवांश की ओर मुड़कर कहा, चलो देहाती। कुणाल भाई। देवांश का दिल धड़क उठा, मानो उसकी आंखों में एक ठंडक दौड़ गई हो। अब उसे समझ आ गया था कि रोहन जिन समाज के लोगों को जानता है, जैसा कि श्रुति देशमुख ने बताया था, वे कौन हैं, और उसे पूरी तरह से समझ आ गया था कि रोहन ने उसे आज यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया था। तो उसने भाई कुणाल को बुलाकर उसे सबक सिखाने को कहा था। अपमान करने वाले को दूसरों द्वारा अपमानित किया जाता है। लगता है मैंने अभी जो कुछ भी तुमसे कहा वो सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा था। अब जब उसे पता था कि आज रोहन का साथ कुणाल नाम्बियार देंगे, तो देवांश और भी निश्चिंत हो गया। पहले जब रोहन उसे ऐसी जगह लाया था, तो उसने सोचा था कि कुछ परेशानियों से गुजरना तो पड़ेगा ही। बच्चे, क्या दिखावा कर रहे हो? अभी तो रोने लगोगे। रोहन ने गालियां दी और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। लॉबी के पीछे एक गलियारा था जो सोने की तरह भव्यता से सजाया गया था और दिन के उजाले में कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। बस 4 आदमी काले सूट और धूप का चश्मा पहने एक निजी कमरे के दरवाजे पर अकड़ कर खड़े थे, बिल्कुल किसी मुंबई गैंगस्टर फिल्म की तरह। रुको। जब रोहन दरवाजे के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। भाई कुणाल से कह देना कि मैं उस आदमी को लाया हूं, रोहन ने देवांश की तरफ एक नजर डालते हुए कहा और मन ही मन सोच रहा था
कि भाई कुणाल की इस हरकत से ये लड़का इतना डर गया होगा कि पेशाब कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, रोहन इतना निराश हो गया कि उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था, क्योंकि देवांश न सिर्फ जरा भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो काले सूट और धूप का चश्मा पहने उन 4 आदमियों में काफी दिलचस्पी ले रहा था। उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अरे, क्या इस आदमी के दिमाग की एक कोशिका ही गायब है या क्या? ये तो इतना डरा भी नहीं है। क्या यही बच्चा है? भाई कुणाल ने पहले ही समझा दिया है, जब तुम आओ तो इसे अंदर ले आना। उस आदमी ने जानबूझकर अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, जिससे क्रैक 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 की आवाज आई, और एक और आदमी ने निजी कमरे का दरवाजा खोलने में मदद की। बेशक देवांश उस आदमी के हाव भाव से डरा नहीं। वो ऐसे देख रहा था जैसे किसी बंदर का तमाशा देख रहा हो, और उस आदमी को ऐसी नजरों से देख रहा था कि उसे इतनी घबराहट हुई कि खून की उल्टी होने लगी। अगर भाई कुणाल ने पहले उसे डराने और फिर निजी कमरे में उससे निपटने के निर्देश न दिए होते, तो वो देवांश के चेहरे पर मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाता। धिक्कार है बच्चे, तुझमें हिम्मत है, इतनी हिम्मत भी कि खांसी 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 मेरे भाई कुणाल की लड़की से पंगा ले रहा है। देवांश रोहन के पीछे दरवाजे से अंदर आया ही था कि उसने देखा कि कुणाल नाम्बियार चमड़े के सोफे पर पैर क्रॉस करके दुबका हुआ है, धुएं के छल्ले उड़ा रहा है, आंखें सिकोड़ रहा है और उसकी ओर इशारा करते हुए गालियां दे रहा है। उसके पीछे कई आदमी खड़े हैं, टाइट टैंक टॉप, उभरी हुई मांसपेशियां और टैटू पहने हुए। लेकिन भाई कुणाल अभी अपनी बात आधी ही कह पाए थे कि धुएं से उनका गला घुट रहा था और वे लगातार खांस रहे थे। रोहन को जाहिर है ये एहसास नहीं हुआ कि भाई कुणाल धुएं से नहीं बल्कि चौंक गए थे। कुणाल की प्रभावशाली उपस्थिति और देवांश को उसकी फटकार देखकर रोहन को स्वाभाविक रूप से संतुष्टि का एहसास हुआ, और उसने देवांश के सिर पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और कहा, अरे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं भाई कुणाल के साथ रहता हूं? भाई कुणाल के सामने फिर से सख्ती करो, मेरी चुनौती है। ये थप्पड़ रोहन बहुत समय से रोके हुए था, और अब जब उसने आखिरकार इसे जड़ दिया तो उसे जो संतुष्टि मिली वो अपार थी। लेकिन रोहन जितना खुश था, कुणाल और कोने में बैठी तान्या वर्मा दोनों ही इस तमाशे को देखकर बुरी तरह डर गए थे। रोहन मल्होत्रा, तेरी मां चोद। कुणाल ने बिना सोचे समझे मेज से एशर ट्रे उठाई और रोहन की तरफ दे मारी। मजाक कर रही हूं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने देवांश के घर पर कसम खाई थी कि वे उसके परिवार को कभी परेशान नहीं करेंगे और न ही देवांश को उकसाएंगे, वरना उन पर अचानक बिजली गिर जाएगी। अब रोहन की वजह से आज वे दोनों इस मामले में फंस गए। अगर रोहन ने देवांश को पीटा तो वे इस मामले में फंसने से कैसे बच सकते थे? अगर वे फंसने से बच नहीं सकते थे तो क्या उन पर अचानक बिजली नहीं गिरेगी? हो सकता है दूसरों को इस कसम पर यकीन न हो, लेकिन देवांश के जादुई जादू को खुद देखकर वे इस पर यकीन कैसे न करें? धमाका! एक तेज आवाज के साथ एशर ट्रे रोहन के माथे पर लगी। उसके बाद रोहन की चीख और एशर ट्रे के जमीन पर गिरने की झंझनाहट एक के बाद एक सुनाई दी। रोहन अपने माथे पर उस जगह को पकड़े हुए था जहां उसे चोट लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हैरानी से कुणाल को देख रहा था, जो मेज के चारों ओर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, और तान्या को भी, जो कोने से उठकर उसकी ओर आ रही थी। भाई कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? रोहन ने उदास चेहरे से पूछा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बहुत गुस्से में हूं। कुणाल ने रोहन को एक जोरदार लात और गालियों की झड़ी लगा दी। उबलते गुस्से में कुणाल की लात खास तौर पर जोरदार थी, जिससे रोहन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, जहां दर्द से वो सिकुड़कर गेंद जैसा हो गया। लेकिन कुणाल को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं, और उसने उसे बेतहाशा लात मारना शुरू कर दिया। सिर्फ वही नहीं, तान्या भी दौड़कर आई और गिरे हुए रोहन को बेतहाशा लात मारने लगी। रोहन उन पर अचानक बिजली गिरने ही वाला था। वे अपने सदमे और डर को दबाने के लिए
उसे बेरमी से पीटकर अपना गुस्सा कैसे नहीं निकालते। भाई कुणाल, बहन तान्या, मुझे मारना बंद करो, बंद करो प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं। मेरी हड्डियां टूट रही है। मेरे पैर, मेरे पैर। रोहन जमीन पर लौटते हुए भूत की तरह चीखा। देवांश ने रोहन को जमीन पर लौटते और चीखते हुए देखा, और हालांकि एक पल के लिए उसकी आंखों में दया की चमक आई, लेकिन वो जल्दी ही ठंडक में बदल गई। फिर शांत चेहरे के साथ वो मेज के चारों ओर घूमकर उस जगह पर बैठ गया जहां कुणाल बैठा था। चुपचाप देख रहा था कि कुणाल और तान्या रोहन को कैसे पीट रहे हैं। आखिर ये लड़का सिर्फ 19 साल का था और अभी भी एक छात्र था, फिर भी वो इतना अराजक था। अगर एक दिन वो सचमुच समाज में आ गया और कुछ ताकत और पैसा कमा लिया तो कौन जाने कितनों को नुकसान पहुंचाएगा। वे उसे एक गहरा सबक कैसे न सिखा पाते। जब देवांश कुणाल की जगह पर बैठा तो कमरे में मौजूद कुछ लोग, जिन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उसे उसकी इस घमंडी हरकत के लिए सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी बगल में खड़े लोगों ने डरकर उन्हें जल्दी से पीछे खींच लिया। जिन्होंने उन्हें रोका वे स्वाभाविक रूप से वही लोग थे जो पिछली बार कुणाल के साथ श्वेतागिरी पहाड़ी पर गए थे। क्या वे मजाक कर रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं देखा कि रोहन को इस पहाड़ी लड़के की वजह से पहले ही मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जा चुका है? जरूर उनकी कोई मौत की इच्छा रही होगी जो इस गुरु को कहां बिठाना है इसकी चिंता करने की हिम्मत कर रहे हैं। भाई देव, ये लीजिए आपके लिए ताजा संतरे का जूस। एक समझदार लड़के ने जल्दी से ताजा संतरे के जूस का गिलास भरा और आदरपूर्वक देवांश कुलकर्णी को थमा दिया। देवांश ने बस बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिलाया, संतरे का जूस लिया और एक घूंट पिया। शरद अब गुस्से में था और कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद वो इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसे सचमुच थोड़ी प्यास लगी थी। बस बहुत हो गया। ठंडे संतरे के जूस का एक घूंट पीने के बाद उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। कुणाल नाम्बियार और तान्या वर्मा की बेरमी से पिटाई देखकर उसे डर था कि कहीं इससे गंभीर समस्याएं न पैदा हो जाएं। देवांश ने गिलास मेज पर रख दिया और उदासीनता से कहा। देवांश को बोलते देख रोहन मल्होत्रा और तान्या हाफते हुए रुक गए। तान्या ने अपनी उभरी हुई छाती को हल्के से दबाया। पता नहीं डर से था या नहीं, अपनी घबराहट शांत करने की जरूरत से। कुणाल और तान्या के लात घूंसे बंद होते ही रोहन का लोटना पिटाना भी बंद हो गया। फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें सामने पड़े चमड़े के सोफे की ओर उठाई। कुणाल और तान्या बेरमी से पीट रहे थे। रोहन बस अपने सिर को अपनी बाहों से बचाने और लोटने में लगा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुणाल और तान्या अचानक उस पर क्यों टूट पड़े, और नहीं उसमें कमरे के बाकी हिस्सों पर ध्यान देने की हिम्मत थी। उनके रुकने के बाद ही उसे धुंधला सा याद आया कि किसी ने उसकी तरफ से आवाज लगाई थी, और वो आवाज किसी जानी पहचानी सी लग रही थी। धिक्कार है तुम कमीने। रोहन के ऊपर देखने से पहले तो सब ठीक था, लेकिन ऐसा करते ही वो इतना गुस्से में आ गया कि उसके फेफड़े फटने ही वाले थे, और उसने अनजाने में देवांश की ओर इशारा करके गालियां दी। वाह, जब मैं जमीन पर पटक कर दर्द से करहा रहा था, तुम बस सोफे पर बैठे तमाशा देख रहे थे। बहुत ऊंचे और ताकतवर। बेचारे रोहन को बेसुध पीटा गया। उसे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसकी पिटाई की वजह देवांश था। अरे बाप रे, भाई देव को गाली देने की हिम्मत! क्या तू जीने से थक गया है? कुणाल और तान्या ने देखा कि रोहन के जख्म भरते ही उसका दर्द जल्दी ही भूल गया और अब उससे और ज्यादा विनम्रता से पेश नहीं आ रहे थे, और देवांश के निर्देश की जरूरत के बिना ही उसे फिर से बेतहाशा लात मारने के लिए झपटा। देव, भाई देव, देवांश कुलकर्णी। इस बार रोहन सिकुड़कर लोटपोट नहीं हुआ, बल्कि देवांश को घूरता रहा, बिल्कुल हक्का बक्का। बस, और किसी की जान जा सकती है। देवांश ने फिर हाथ हिलाया। अरे, ऐसे कमीने को तो मरना ही चाहिए।
एक लड़की के लिए भाई देव से मुकाबला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुणाल ने कड़वाहट से रोहन को एक और लात मारते हुए कहा, बिल्कुल मरने लायक है, जरा भी नजर मत डालो कि तुम क्या हो। तान्या ने भी लात मारी और गुस्से से थूका। इस बार रोहन ने साफ देखा और सुना। उसके दिल में डर था। ओह, कितना रोना चाहता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पहाड़ों से आया ये प्रथम वर्ष का छात्र कुणाल नाम्बियार और तान्या वर्मा से उसे भाई देव कहलवा सकता है। कुणाल और तान्या मालगुडी जिले के युवा वर्ग में बड़े नाम थे और दोनों की उम्र 20 से लेकर 20 के बीच थी, जबकि देवांश सिर्फ 16 साल का था। अगर तुम उसे मारोगे तो तुम जिम्मेदार हो। देवांश ने कुणाल और तान्या की तरफ उदासीनता से देखा। उस उदासीनता भरी नजर ने कुणाल और तान्या के दिलों को मानो जैसे उछल पड़ा हो। वे जल्दी से झुके और देवांश के पास गए, बार बार माफी मांगते हुए। भाई देव, माफ करना, सच में माफ करना। अगर मुझे पता होता कि ये अंधा मूर्ख तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है तो मैं इस मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई देव अभी भी मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में छात्र हैं। तान्या भी बार बार झुकी। उसकी बर्फ जैसी सफेद छाती झुकते हुए उसकी कमीज के गले पर खिंच रही थी, मानो रानी मां के बगीचे के आड़ू हों, जो देवांश की निगाहों में खिल रहे थे और एक मोहक खुशबू फैला रहे थे। देवांश अभी भी एक हाई स्कूल का नया छात्र ही था, जो कभी समाज के संपर्क में नहीं आया था, और न ही उसकी आंखों के सामने ऐसा खुला यौन प्रलोभन जिसने उसे डराकर जल्दी से अपनी नजरें हटाकर अंधेरे में गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। अभद्रता मत देखो, मैं अभी भी एक छात्र हूं। देवांश ने खुद को सख्ती से चेतावनी दी और फिर धीरे धीरे उसने फिर से झांकने की इच्छा को दबा दिया और मन शांत हो गया। तुमने जो कहा है, अगर मैं न होता तो तुम दोनों बस मस्ती कर सकते थे, है ना? अपने संयम में आने के बाद देवांश की नजरें उन दोनों पर ठंडी पड़ गई और उसने हल्के से पूछा, ये ओह। दोनों हकला रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। देवांश के सामने जो उनकी किस्मत का फैसला कर सकता था, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे बेपरवाह होकर झूठ बोले। थप्पड़। देवांश ने अचानक मेज पर थपकी दी और कठोरता से पूछा, बोलो, है या नहीं? देवांश के अचानक भड़कने से न सिर्फ कुणाल और तान्या इस हद तक डर गए कि उनके प्राण लगभग उड़ गए, बल्कि निजी कमरे में मौजूद सभी लोग, जो देवांश के उग्र स्वभाव की हद तक नहीं समझ पाए थे, डर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह देहाती सा दिखने वाला किशोर एक बार गुस्सा होने पर असल में एक दबंग और कड़ाके की ठंडक बिखेरता था, जो एक वरिष्ठ के लिए उपयुक्त होता है। हाँ। कुणाल और तान्या ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और आखिरकार जोर से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। लगता है पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया था वो काफी गहरा नहीं था। दोनों को सिर हिलाते देख देवांश का गुस्सा और भी गहरा हो गया, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत रहा। भाई देवांश, प्लीज नहीं। वो बहुत गहरा था, सचमुच बहुत गहरा। हम कसम खाते हैं कि अब से हम पछताएंगे और फिर कभी ऐसे घिनौने काम नहीं करेंगे। देवांश को यह कहते हुए सुनकर कि पिछला सबक काफी गहरा नहीं था, दोनों अंदर तक डर गए। खास तौर पर तान्या तुरंत रोने लगी, किसी बड़ी बहन जैसी प्रभावशाली शख्सियत के बिल्कुल करीब नहीं, बल्कि एक दयनीय, लाचार छोटी औरत जैसी। इस दृश्य ने निजी कमरे में बैठे सभी लोगों को स्तब्ध और सिहरन से भर दिया। वे पूरी तरह से हतप्रभ थे कि पहाड़ों से आए इस हाई स्कूल के नए छात्र ने भाई कुणाल और बहन तान्या को कितना कठोर सबक सिखाया होगा कि वे उसके जिक्र मात्र से ही डरकर रोने लगे। जमीन पर लेटे रोहन मल्होत्रा का तो जैसे अपना दर्द ही भूल गए थे। वे उस दृश्य को घूर रहे थे। उनकी आंखों में बस सदमे के अलावा कुछ नहीं था। वे बेकाबू होकर कांप रहे थे।
अगर भाई कुणाल और बहन तान्या भी इतने डरे हुए थे, तो रोहन, उसकी तुलना में वो क्या था? उसने देवांश को बार बार धमकाने की हिम्मत की थी, यहां तक कि किसी से उसकी शादी करवाने की भी हिम्मत की थी, जबकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। क्या तुम सच में शपथ लेना चाहते हो? ये सुनते ही देवांश की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई, जो असाधारण रूप से तीक्ष्ण हो गई, मानो किसी व्यक्ति के अंतरतम में झांक रही हो। आज के समाज में जहां विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कसम खाना, ये दो शब्द कई लोगों के लिए एक पाद से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए शायद ही विश्वसनीय या पर्याप्त थे। लेकिन कुणाल और तान्या के लिए कसम खाने का मतलब एक ऐसी बाध्यता थी जो जीवन भर उनके साथ रहेगी, जो विवाह की शपथ से भी ज्यादा पवित्र थी। अपनी शादियों में प्यार करने वाले पुरुष और महिलाएं सभी कहते हैं कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्यार करेंगे, बीमारी और सेहत में, अच्छे या बुरे समय में। लेकिन अंत में कितने लोग जीवन के अंत तक सचमुच एक दूसरे का हाथ थामे चल पाते हैं? जब देवांश की पैनी निगाहें उन पर ऐसे पड़ी मानो उनकी आत्मा को देख रही हों, तो वे कांपने लगे। उनके दिल एक आंतरिक संघर्ष से टूट गए, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि एक बार देवांश की मौजूदगी में शपथ लेने के बाद पछतावे का कोई मौका नहीं होगा। देवांश कुलकर्णी ने दोनों के आंतरिक संघर्ष को देखा और मन ही मन सिर हिलाया। उसने अभी अभी उन्हें एक नया पृष्ठ खोलने की बात करते सुना था, इसलिए उसने उनके हाव भाव ध्यान से देखे और महसूस किया कि हालांकि उनके कार्य अहंकारी थे, लेकिन उनका असली स्वभाव स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं लग रहा था। अब उन्हें अपने आंतरिक संघर्षों से जूझते देखकर ये और भी स्पष्ट हो गया कि उनकी जन्मजात अच्छाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। चूंकि तुम अभी तक पूरी तरह से सड़े नहीं हो, देवांश ने कहा, आज मैं तुम्हें नेक काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। ये एक दयालुता का कार्य होगा और समाज के लिए लाभकारी होगा। देवांश ने मन ही मन सोचा और फिर बोला, जीवन का मार्ग व्यक्ति का अपना चुनाव होता है और आप जो मार्ग चुनते हैं वही तय करता है कि आप कैसा जीवन जिएंगे। मैं अब तुम्हें बता सकता हूं कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से कारावासी होगा। कुणाल नाम्बियार और तान्या वर्मा जैसे युवा, जो एक खास उम्र के थे और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, बिगड़े हुए और लाड़ प्यार में पले बढ़े थे, उनके लिए दूसरों की बात सुनना लगभग नामुमकिन था, यहां तक कि अपने माता पिता की भी नहीं। हालांकि पहाड़ों से आए इस युवक देवांश कुलकर्णी के शब्दों ने उन्हें सुबह की घंटी और शाम के ढोल की आवाज की तरह झकझोर दिया और अचानक उनकी हड्डियों में बसी दयालुता को जगा दिया। भाई देवांश, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम कसम खाने को तैयार हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखने के बाद गंभीर चेहरे बनाकर कहा, तो कसम खा लो। देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में राहत की एक झलक थी। देवांश का सिर हिलाते ही दोनों ने गंभीरता से फिर कभी कोई बुराई न करने की कसम खा ली। उन्हें कसम खाते देख देवांश की नजरें उनकी तरफ देखने पर थोड़ी नरम पड़ गई, लेकिन जब उसकी नजर रोहन मल्होत्रा पर गई तो उसमें छिपी हुई घृणा थी। पिछली बार कुणाल और तान्या ने देवांश के परिवार के खेत में इसलिए हंगामा मचा दिया था क्योंकि तान्या के डिजाइनर कपड़ों पर सब्जी का रस गिर गया था। उस घटना के बिना वे कोई तमाशा नहीं खड़ा कर पाते। दरअसल अपने परिवार की ताकत और पैसे के नशे में वे बिगड़े हुए बच्चों की तरह घमंड से भरे और बेतुके व्यवहार कर रहे थे। रोहन कुणाल और तान्या से बिल्कुल अलग था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने दिनदहाड़े एक आम लड़की का अपहरण करने की हिम्मत की, जिससे उसका बेहद घिनौना स्वभाव सामने आया। साफ तौर पर कहें तो उसकी जड़ें बहुत बुरी थी। इसके अलावा क्योंकि देवांश रोहन से सचमुच नफरत करता था, इसलिए उसका उसे अच्छा बनने के लिए मनाने का कोई इरादा नहीं था। भाई देवांश, रहम करो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा।
सच में नहीं करूंगा। रोहन चौंक गया जब उसने देवांश को अपनी ओर देखते देखा और जल्दी से मेज के सामने रेंगता हुआ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो दया की भीख मांग रहा था। अगली बार? क्या अगली बार भी होगा? कुणाल ने यह सुनते ही रोहन के सिर पर थप्पड़ मारते हुए पूछा। उनकी पिछली कसम थी कि वे ऐसा कोई बुरा काम नहीं करेंगे जिससे उनके पद का फायदा उठाकर अच्छे लोगों को धमकाया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे रोहन जैसे बदमाश को नहीं मार सकते। अब और नहीं, अब और नहीं, भाई कुणाल। रोहन ने निराशा से भरे चेहरे के साथ तुरंत जवाब दिया। मुझे ये बताने का क्या फायदा कि अब और नहीं है? तुम्हें ये बात भाई देवांश को बतानी चाहिए। कुणाल ने रोहन के सिर पर फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा। वो समझ गया था कि देवांश रोहन से बहुत चिढ़ता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। और तो और रोहन की वजह से उस पर स्वर्ग से 5 वज्र गिरने ही वाले थे। हाँ हाँ भाई देवांश, सब मेरी ही गलती है। मैं अंधा था और कैलाश पर्वत नहीं देख पाया। मैं अज्ञानी था। मुझ पर बड़ी दया करो और मुझे छोड़ दो। रोहन ने अपने पहले से ही चोटिल और सूजे हुए चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम समझदार आदमी हो, तो मुझे लगता है तुम्हें अब से श्रुति देशमुख के साथ कैसे पेश आना है ये पता होना चाहिए और उसे पूरा यकीन दिलाना चाहिए कि अब तुम उसे परेशान नहीं करोगे, है ना? देवांश पत्थर दिल या बेरहम इंसान नहीं था और रोहन का चेहरा सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ देखकर आखिरकार उसका दिल पसीज गया और उसने बेरुखी से हाथ हिलाया। शुक्रिया भाई देवांश, मैं समझता हूं। सचमुच निश्चिंत रहो, अब से जब भी श्रुति से मिलूंगा तो जरूर दूर रहूंगा और उसे आज जो हुआ उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। देवांश को नरम पड़ते देख रोहन खुशी से झूम उठा और जल्दी से झुक गया। आज की पिटाई से वो सचमुच डर गया था। चले जाओ। देवांश अब रोहन को देखना नहीं चाहता था और ये देखकर कि वो समझ गया है, उसने हाथ हिलाकर ऐसे कहा जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। हाँ हाँ, रोहन को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। बार बार झुककर प्रणाम किया, फिर कुणाल और तान्या की ओर मुड़कर हिचकिचाते हुए कहा। भाई कुणाल, बहन तान्या, तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुमने देवांश को भाग जाने के लिए कहते नहीं सुना? याद रखना, अब से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे ढूंढने मत आना, कुणाल ने घूर कर कहा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, तान्या ने कहा। यह सुनकर रोहन का दिल दुख गया, ये जानकर कि आज उसे आधिकारिक तौर पर इस घेरे से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन रोहन ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करते हुए लंगड़ाते हुए निजी कमरे से बाहर निकल गया। रोहन के जाने के बाद कुणाल ने मेजबान की भूमिका निभाई और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए देवांश के पास गया और सावधानी से पूछा। भाई देवांश, क्या तुम चाहोगे कि मैं कुछ लड़कियों को बुलाऊं ताकि वे तुम्हारे साथ बातें करें, ड्रिंक करें और कुछ गाने गाएं? कुणाल के इस सुझाव से देवांश को अनजाने में लिफ्ट के गेट पर देखी गई 2 कम कपड़ों में महिलाओं की याद आ गई, जिससे वो चौंक गया और उसने कुणाल को घूरते हुए कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं अभी भी एक छात्र हूं। देवांश ने जब उसे डांटा तो कुणाल को अचानक याद आया कि देवांश तो अभी हाई स्कूल का छात्र है। उसे एहसास हुआ कि उसकी चापलूसी बेकार गई है। वो हकलाने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सच कहूं तो ऐसी जगह पर अगर आप लड़कियों को अपने साथ ड्रिंक्स और गाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो और क्या कर सकते हैं? कुणाल को सचमुच कुछ सूझ नहीं रहा था। हाँ, तुम सच में बेवकूफ हो देवांश भाई। तुम उसे कैसा इंसान समझते हो? क्या वो यहाँ की लड़कियों के साथ घुल मिल सकता है? देवांश, मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी और गाऊंगी। तुम क्या पीना चाहोगे, शराब या बियर? कुणाल को असमंजस में देखकर तान्या ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और फिर एक मोहक मुस्कान के साथ देवांश की ओर मुड़कर बोली। हालांकि आज तान्या का रूप रंग, उसके कपड़ों से लेकर उसके मेकअप तक
किसी भी बदतमीज लड़की से बिल्कुल अलग नहीं था। न सिर्फ उसके कपड़े फटे हुए थे, चमकदार धातु के गहनों से सजे थे और उन पर कई भद्दे अंग्रेजी नारे छपे थे, बल्कि उसके चेहरे पर भी गहरा मेकअप था और उसकी धुंधली आंखें थी जो आमतौर पर अच्छी लगती थी। रोहन से लड़ाई के दौरान उसे थोड़ा पसीना आ गया था और बाद में देवांश के डर ने उसे रुला दिया था, जिससे उसका चेहरा अब भूत खींचने वाले ताबीज जैसा लग रहा था। उसके लाल होठों के साथ वो एक मोहक मुस्कान से ज्यादा एक भयावह मुस्कान थी, जिससे देवांश थोड़ा चौंक गया। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं एक छात्र हूं। मैं शराब क्यों पीऊंगा? देवांश ने तान्या को गुस्से से घूरा। हालांकि वो शराब अच्छी तरह पी सकता था, वो सिर्फ अपने गुरु के साथ ही पीता था, दूसरों के सामने कभी नहीं, और आज भी कोई अपवाद नहीं था। हाँ, देखो मैं भी उलझ रही हूं। फिर मैं देवांश के साथ गाऊंगी। क्या तुम कोई गाना गाते हो? कुमार सानू का दिल है कि मानता नहीं कैसा है, आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है। देवांश को घूरते देख तान्या नाराज नहीं हुई, बल्कि मोहक मुस्कान से भरे चेहरे के साथ उसे खुश करने की कोशिश करती रही। मैं गाना नहीं गा सकती, लेकिन क्या तुम पहले अपना चेहरा धो सकती हो? अच्छा चेहरा है, इसे भूत प्रेत का ताबीज क्यों बना रही हो? देवांश कुलकर्णी ने कहा। तान्या वर्मा का पसीने और आंसुओं से सना चेहरा देखकर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे शब्द शायद देवांश ही तान्या से कह सकता था, और गुस्सा होने के बजाय वो जल्दी से अपना चेहरा धोने के लिए उठ गई। तान्या को चेहरा धोने के लिए उठते देख निजी कमरे में मौजूद बाकी लोगों को ये बहुत मजेदार लगा और वे अपनी हंसी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। हंस हंस कर लोटपोट हो रही हो, है ना? पिटाई की मांग कर रही हो, है ना? जैसे ही तान्या उन लोगों के पास से गुजरी और देखा कि वे सब हंसने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसने मेज से गीत पुस्तक उठाई और हर एक पर उससे वार किया। स्वाभाविक रूप से लोग अपने अपने सिर पकड़कर तितर बितर हो गए, जिससे तान्या को काफी अच्छा लगा। देवांश ने देखते ही सिर हिलाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये समूह उतना बुरा नहीं था जितना लोग सोच रहे थे। वे बस अपनी अच्छी पारिवारिक परिस्थितियों और अनुशासन की कमी के कारण बिगड़े हुए थे। अपने करीबी लोगों के बीच उनकी अपनी जीवन शैली और भावनाओं को व्यक्त करने का अपना तरीका भी था। तान्या अपना चेहरा धोकर जल्दी वापस आ गई। अब बिना मेकअप के तान्या वाकई काफी खूबसूरत थी। उसके होंठ थोड़े भरे हुए थे, जो उसके व्यक्तित्व और कामुकता का स्पर्श बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे की रेखाएं साफ थी, मर्दाना ऊर्जा की झलक और एक सीधी नुकीली नाक। उसकी आंखें न बहुत बड़ी थी न बहुत छोटी, एक पलक वाली, लेकिन देखने में अच्छी लग रही थी। क्या ये ज्यादा सुंदर नहीं है? हमेशा ज्यादा मेकअप क्यों करती हो? जब देवांश ने बिना मेकअप वाली तान्या को वापस आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। सच में? देवांश की तारीफ सुनकर तान्या जैसी औरत शायद ही कभी शर्माई, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। निजी कमरे में मौजूद लोग उस दबंग महिला के शर्मीलेपन और स्त्रीत्व से भरपूर रूप को देखकर दंग रह गए। यहां तक कि कुणाल नाम्बियार, जो अक्सर उसके साथ घूमता था, भी दंग रह गया। क्या देख रहे हो? पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। देवांश का तान्या को देखना तो ठीक था, लेकिन जब बाकी लोगों ने उसे घूरकर देखा तो उसे तुरंत गुस्सा आ गया और उसने गीत पुस्तक उठाकर उनमें से एक पर फेंक दी। ये दृश्य देखकर देवांश मन ही मन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि किस तरह का परिवार इतनी असाधारण महिला का पालन पोषण कर सकता है। बेशक देवांश गपशप करने वाला नहीं था और वो ऐसे ताकछांक वाले सवाल नहीं पूछेगा। इसके बजाय उसने सोफे पर थपथपाया और कहा, कुणाल, तान्या, यूं ही खड़े मत रहो, आओ और बैठो, मुझे तुमसे कुछ सलाह लेनी है। नहीं देवांश, हम सचमुच तुम्हारे भाई
और बहन जैसे नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुणाल और तान्या ने कहा। देवांश द्वारा कुणाल भाई और तान्या बहन कहे जाने पर उनके पसीने छूट गए और उन्होंने जल्दी से विरोध किया। मैं तुमसे छोटा हूं, इसलिए मुझे तुम्हें भाई और बहन कहना चाहिए, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम हमें ऐसा कहोगे देवांश, तो हम डर के मारे मर जाएंगे। तान्या ने अपनी भरी हुई छाती को जोर से पकड़ते हुए कहा। हाँ देवांश, तान्या सही कह रही है, हमें ऐसे मत डराओ। कुणाल ने जोर से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ और बैठो, मुझे तुमसे सचमुच कुछ पूछना है, देवांश ने बेबसी से कहा। तभी वे दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। तान्या चाहे जानबूझकर या अनजाने में थोड़ा पास बैठ गई। उसकी बर्फ सी सफेद भरी हुई जांघ हल्के से देवांश के पैर को छू रही थी, जिससे उसने जल्दी से अपने पैर थोड़े बंद कर लिए। देवांश, थोड़ा संतरे का जूस लो, तान्या ने यह देखते ही कहा और कॉफी टेबल से संतरे का जूस उठाकर देवांश की ओर बढ़ाते हुए अपने कूल्हों को थोड़ा और पास कर लिया, मानो उसे ड्रिंक देना आसान हो जाए। तान्या इस साल 24 साल की हो चुकी थी। जाहिर है श्रुति देशमुख से ज्यादा परिपक्व, और उसका फिगर भी भरा हुआ था। उसके इतने पास बैठने से, खासकर जब उनकी टांगे आपस में मिली हुई थी, स्वाभाविक रूप से देवांश की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन उसे दूर हटना ठीक नहीं लगा, जो मानो अपराध बोध की मौन स्वीकृति हो। तान्या की मुस्कान इतनी जीवंत थी कि उसे उनके बीच के अंतरंग संपर्क का जरा भी एहसास नहीं हुआ। फिर भी उसकी आकर्षक एकपलक वाली आंखों में एक धूर्त और विजयी भाव झलक रहा था। लेकिन देवांश उसे देख नहीं पाया। शुक्रिया, देवांश ने संतरे का जूस लेते हुए, एक घूंट भरते हुए और फिर उसे मेज पर रखते हुए कहा। उसने पूछा, मैं पूछना चाहता था कि क्या आप लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी उम्र के बारे में पता है? खाता खोलने के लिए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? हमें सच में नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूं, कुणाल और तान्या ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, क्या आप लोग मेरे बारे में पता कर सकते हैं? मैं इस साल 16 साल का हो गया हूं और मुझे जल्द ही अपना पहचान पत्र मिल जाएगा। क्या मैं तब बैंक खाता खोल सकता हूं? देवांश ने पूछा। जरूर, मैं अभी फोन करता हूं, कुणाल ने खड़े होते हुए कहा। अपना काला एरिक्सन मोबाइल फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स देखे और फोन मिलाया। कुणाल की दूसरे पक्ष से बातचीत से पास ही खड़े देवांश को पता चला कि नियमों के मुताबिक बैंक खाता खोलने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। हालांकि कुणाल के संपर्कों की बदौलत 16 साल का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता था, बशर्ते उसके पास पहचान पत्र हो। देवांश भाई, कोई बात नहीं, जब आप इसे सेटअप करने के लिए तैयार हो तो मुझे फोन कर देना, कुणाल ने फोन रखते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं आपको परेशान करता हूं, देवांश ने जवाब दिया। वो जानता था कि उसकी उम्र और पहचान को देखते हुए बैंक उसके आवेदन पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा। देवांश भाई, तुम्हारा ऐसा कहना मुझे कम आंकने जैसा है, कुणाल ने कहा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। देवांश ने कुणाल के कंधे पर थपथपाया, खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, अब मैं ठीक हूं, तुम लोग मजे करते रहो, मैं पहले निकलूंगा। देवांश भाई, चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूं। कुणाल भी जल्दी से खड़ा हो गया। देवांश भाई, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे चलती हूं। तान्या भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। बाकी अनुयायी भी जल्दी से खड़े हो गए, मानो वे उसे विदा करने में शामिल होना चाहते हों। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं किसी त्रिमूर्ति का मुखिया वगैरह नहीं हूं, देवांश ने हंसते हुए हाथ हिलाकर कहा। ये सब शोर शराबा क्यों है? सब लोग मेरे लिए यही रुके। कुणाल ने भीड़ की तरफ सख्ती से देखा, फिर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारे बाद देवांश भाई। अब तक देवांश धीरे धीरे इन लोगों के मिजाज का आदी हो चुका था, इसलिए बिना किसी देरी के उसने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से निजी कमरे से बाहर चला गया। निजी कमरे के बाहर वे 4 लोग
असल में होटल के सुरक्षा कर्मी थे, जिन्हें कुणाल ने रोहन मल्होत्रा को डराने और बल का प्रदर्शन करने के लिए तैनात किया था, जिसके बारे में अफवाहों के अनुसार उसे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त था। दरवाजा बंद होने के कारण चारों सुरक्षा कर्मियों को अंदर क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जब रोहन सूजे हुए और लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला तो उन्होंने ये देखा और काफी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा भी कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन रोहन बहुत उदास था और वैसे भी वो ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बात नहीं करेगा। इसलिए उसने न केवल कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें घूरकर गालियां दी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए दरवाजे पर खड़े चारों आदमी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ था। वे अंदर जाकर जांच करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अंदर से आदेश न मिलने के कारण वे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब निजी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और उन्होंने उस युवक को, जिसे वे पहले एक देहाती समझकर नकार चुके थे, कुणाल और तान्या के साथ बाहर निकलते देखा, तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर हो क्या रहा है? देवांश कुलकर्णी स्वाभाविक रूप से दरवाजे पर खड़े चार लोगों के हैरान कर देने वाले हाव भावों की परवाह नहीं करते थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो बस कुणाल नाम्बियार और तान्या वर्मा को अपने साथ लिए हुए शानदार ढंग से सजे गलियारे से होते हुए लॉबी में गए और फिर सीधे लिफ्ट की ओर चल दिए। लिफ्ट के दरवाजे पर पहरा दे रही दो लड़कियों ने आकर्षक कपड़े पहने हुए थे। देवांश को आगे बढ़ते देख और कुणाल और तान्या उसके दोनों ओर सम्मानपूर्वक खड़े थे। दोनों लड़कियों ने विनम्र मुस्कान के साथ उससे धीमी आवाज में बात की। उनके मुंह सदमे से खुले रह गए और वे उन्हें बहुत देर तक बंद नहीं कर पाई। जब कुणाल और बाकी लोग पास आए तो लड़कियों को आखिरकार वास्तविकता का एहसास हुआ और उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले उस युवक का मजाक उड़ाया था, उसे एक देहाती कहकर। उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए और उन्होंने झट से अपने पेट पर हाथ फेरे। थोड़ा झुककर कहा, डायरेक्टर कुणाल, मिस तान्या, ये सज्जन। लेकिन जब देवांश को संबोधित करने की बात आई तो वे झिझकने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या कहें, क्योंकि देवांश अभी भी एक युवा था, इसलिए उसे सर कहना थोड़ा अनुचित लगा। बेशक इस मुलाकात से पहले तो यही ठीक होता, उसे भाई देवांश कहो, कुणाल ने कहा। दोनों ने शुरू में सोचा था कि सर कहना भी कुछ अनुचित होगा, क्योंकि देवांश अभी भी एक युवा ही था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुणाल उनसे उस युवक को भाई देवांश कहने के लिए कहेगा। हालांकि यहां काम करने वाली सभी महिलाएं माहौल को भांपने में माहिर थी और उनकी बुद्धि तेज थी। एक पल के लिए अंदर ही अंदर चौंकने के बाद उन्होंने तुरंत देवांश को बड़े सम्मान के साथ प्रणाम किया और कहा, नमस्ते भाई देवांश। इस बार उनके झुकने का अंदाज पहले से कहीं ज्यादा गहरा था, इतना गहरा कि देवांश को अपनी पलकों के नीचे सफेद रंग की एक परत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जिससे उसके गाल हल्के से जल रहे थे। इसमें कोई मदद नहीं थी। बॉस के बेटे को भी इस युवक को भाई कहना पड़ा और उन्होंने तो बस उसका मजाक उड़ाया था। अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते और भी नीचे झुककर माफी मांगते तो क्या वे यहां काम नहीं करना चाहते थे? बेशक देवांश इन दोनों लड़कियों को अपने सामने दयनीय समझकर उन पर तंज नहीं कसता। तान्या ने ही लिफ्ट का बटन दबाया, जो आमतौर पर दोनों लड़कियां करती थी, लेकिन उसने ये काम खुद ही कर लिया। और तो और जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो उसने अपने हाथ से उन्हें रोक दिया, जिससे देवांश अंदर आ गया। इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से दोनों लड़कियों को और भी ज्यादा डरा दिया और मन ही मन शुक्रगुजार थी कि देवांश ने उनके पहले वाले मजाक का जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि तान्या मालगुडी जिले के सबसे बड़े निजी व्यवसाय के मालिक की लाडली बेटी थी। उसकी हैसियत कुणाल से कम नहीं थी। दोनों अक्सर साथ रहते थे, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि उनके माता पिता उन्हें एक जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से
तान्या कुणाल की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थी, बल्कि उनके विद्रोही व्यवहार में एक तरह की केमिस्ट्री थी और अक्सर मौज मस्ती के लिए साथ घूमते थे। दोनों परिवारों ने मन ही मन सोचा कि शायद वे साथ हो जाएं। लिफ्ट से बाहर निकलकर वे लॉबी में पहुंचे। लॉबी मैनेजर ने अंदर मौजूद कर्मचारियों के साथ कुणाल और तान्या को देवांश के साथ बाहर आते देखा, जिससे एक बार फिर से सदमे और डर का माहौल पैदा हो गया, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो अभी अभी देवांश को भगाने के लिए बाहर गया था और अब उसके पसीने छूट रहे थे। देवांश को होटल से बाहर ले जाने के बाद कुणाल ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? देवांश, चलो मैं तुम्हें गाड़ी में ले चलता हूं। उसे लग रहा था कि ये अभी भी काफी नहीं है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं है, मैं जिस जगह पर रुका हूं वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल ही चलूंगा, इससे अच्छी कसरत हो जाती है। व्यायाम शब्द सुनते ही कुणाल और तान्या अंदर सिहर उठे और सोचने लगे कि क्या आपके शरीर को वास्तव में व्यायाम की आवश्यकता है? बेशक वे इस विचार को जोर से कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये देखकर कि देवांश ने उन्हें गाड़ी चलाने से मना कर दिया, उन्होंने जल्दी से दोनों हाथों से अपने बिजनेस कार्ड आगे बढ़ा दिए। भाई देवांश, ये रहे हमारे बिजनेस कार्ड, इन पर हमारे मोबाइल नंबर लिखे हैं, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो हमें फोन कर दीजिएगा। कुणाल और तान्या ने बिजनेस कार्ड देते हुए कहा। देवांश ने बिजनेस कार्ड लिए और देखा कि कुणाल के कार्ड पर लिखा था कि वो मालगुडी ग्रैंड होटल का उप महाप्रबंधक है, जबकि तान्या के कार्ड पर लिखा था कि वो दक्षिण यू ग्रुप का उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तो बहुत ही प्रभावशाली उपाधियां है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, है, ये तो बस दिखावे के लिए है, असल में हम तो बस यूं ही इधर उधर घूम रहे हैं। कुणाल और तान्या ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये देखकर कि दोनों को अपनी अच्छी जिंदगी की कद्र नहीं थी और श्वेतागिरी पहाड़ी इलाके में बिताए अपने बचपन को याद करते हुए कि कैसे अब हाई स्कूल के पहले साल में ही उसे अपनी साधना के लिए पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। देवांश का दिल भर आया और वो खुद को गंभीरता से कहने से नहीं रोक पाया, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने भाग्यशाली हो। अगर तुम हमारे श्वेतागिरी पहाड़ी इलाके में आओ तो तुम्हें ऐसे परिवार दिखेंगे जो अभी भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नींव रखी है तो तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। और तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम मुझसे बहुत बड़े हो और तुम्हें घर बसाने और परिवार बसाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम हमेशा अपने माता पिता की देखरेख में तो नहीं रह सकते, है ना? हालांकि अभी किशोर ही थे, फिर भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जैसे उन्होंने जीवन के कई पड़ाव देखे हों और युवा पीढ़ी को गंभीर चिंता के साथ निर्देश दे रहे थे, जो देखने में अजीब और बेतुका था। फिर भी अजीब बात यह है कि तान्या और कुणाल, जो आमतौर पर किसी की सलाह नहीं मानते थे, ने एक बार उनकी बातों को गंभीरता से लिया और पहली बार उनके चेहरों पर जिंदगी के गंभीर भाव उभर आए। कहना ही होगा कि इस दुनिया में हर रुख का जवाब जरूर होता है। ठीक है, सोच लो। देवांश ने उनकी तरफ सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। अच्छा, टहल लो देवांश, उन्होंने अचानक होश में आते हुए कहा और जल्दी से देवांश को हाथ हिलाया। देवांश ने मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ हिलाया। अगला दिन रविवार था और खाने के अलावा देवांश बाहर नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने कमरे में किताबें पढ़ने, ध्यान करने या ताबीज बनाने में समय बिताया। फैटी जोशी देवांश से प्रभावित होकर या शायद कुछ दिन पहले कहे गए उसके शब्दों के कारण भी लगन से पढ़ाई करने लगा। इस दौरान उसकी मां कई बार ऊपर गई और अपने बेटे को पढ़ते देखकर एकदम चौंक गई। उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। सोमवार को सीनियर वर्ष में रोहन मल्होत्रा की उपस्थिति ने काफी हलचल मचा दी, क्योंकि रोहन, जो पहले सिर ऊंचा करके और जोश से चलता था, आज लंगड़ा रहा था और उसका कभी सुंदर चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था।
उसके माथे और अंगों पर प्लास्टर भी था। वो बेहद दुखी, लगभग पहचान में न आने वाला लग रहा था। भाई रोहन, तुम्हें क्या हुआ? रोहन का नौकर, जो चश्मा पहने एक पुरुष छात्र था, भी चौंक गया और चिंता से पूछने के लिए दौड़ा। मैं मोटरसाइकिल चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, रोहन दर्द से फुसफुसाते हुए बोला। वो खुद को रोक नहीं सका। शनिवार को उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। हालांकि उस समय दर्द तो हुआ था, लेकिन हड्डियों तक नहीं पहुंचा था। लेकिन एक रात के बाद उसके पूरे शरीर में लगभग हर जगह दर्द होने लगा था। जरा सी भी हरकत से उसके पसीने छूट जाते थे। वाह, गिरना तो बहुत बुरा हुआ। रोहन भाई, तुम ठीक तो हो? चश्मा पहने छात्र ने चिंता से फिर पूछा। क्या ये बेतुका सवाल नहीं है? क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूं? रोहन ने चश्मा पहने छात्र को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन श्रुति देशमुख को देखकर उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे कर लिया। श्रुति, सुप्रभात। रोहन जल्दी से श्रुति को जाने देने के लिए एक तरफ हट गया। रोहन का सुअर जैसा चेहरा देखकर श्रुति बहुत हैरान हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान उसे उस समय रोहन का व्यवहार देखकर हुआ। हर बार सुबह की सेल्फ स्टडी से पहले रोहन जानबूझकर दरवाजा बंद कर देता था और उसे आसानी से अंदर न आने देने के लिए बेतुकी बातें करता था। लेकिन आज वो अपनी मर्जी से एक तरफ हट गया। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट रूप से चापलूसी भरी मुस्कान थी। हालांकि उसकी मुस्कान बनावटी थी, रोने से ज्यादा पीड़ा भरी लग रही थी, पर उसकी पिछली कामुक शरारती मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। हालांकि श्रुति रोहन की प्रताड़ना से तंग आकर जल्दी से पीछे हटी और उसे सतर्क नजरों से देखते हुए तीखी डांट लगाते हुए बोली, रोहन मल्होत्रा, अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हें अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गई थी। श्रुति देशमुख का संयत भाव देखकर रोहन मल्होत्रा को अंदर ही अंदर रोने का मन हुआ। महाराज, जब तक देवांश तुम्हारे साथ है, तुम्हें मेरे साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। उफ, तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगी? श्रुति ने अविश्वास से कहा। श्रुति के आश्वस्त न होने पर रोहन घबरा गया। पिटाई के बाद वो सचमुच डर गया था। अगर श्रुति ने यही रवैया रखा तो बाद में ये बात देवांश के कानों तक जरूर पहुंचेगी, और रोहन अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब होगा, भले ही वो अपनी पीठ थपथपाकर इसके बारे में सोचे। श्रुति, तुम्हें पहले जाने देकर मेरा इरादा सचमुच नेक था, और आज हमारे सहपाठियों के सामने मैंने तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगी। अब से मैं, रोहन मल्होत्रा, तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। शनिवार को प्राइवेट रूम में जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और श्रुति से माफी मांगते हुए उसे प्रणाम किया। तीसरी कक्षा के छात्र ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। क्या ये अब भी वही घमंडी रोहन मल्होत्रा था? क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? श्रुति भी उतनी ही हैरान थी। क्या ये अब भी वही रोहन था जिसने उसे मुख्य सड़क पर रोकने की हिम्मत की थी? श्रुति, क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लगता कि रोहन मजाक कर रहा है, लता रेड्डी और मीरा अय्यर ने फुसफुसाते हुए कहा, जब वे कक्षा के दरवाजे पर पहुंची और ये दृश्य देखा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। श्रुति को एक बार सांप ने काटा था और वो 10 साल तक कुएं की रस्सी से डरती रही। हालांकि उसे लगा कि रोहन मजाक नहीं कर रहा है, फिर भी वो बेचैन थी। अगर मैं, रोहन मल्होत्रा, तुम्हें परेशान करता रहा या देवांश कुलकर्णी को परेशान करता रहा तो मुझे एक बुरी मौत मरना चाहिए। श्रुति के अभी भी सतर्क और संशयी भावों को देखते हुए रोहन ने हिम्मत जुटाकर एक प्रतिज्ञा करने से पहले कई भावनाओं का दौर देखा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उस दिन देवांश के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और रोहन उस आदमी को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका, वरना उसका हश्र उस दिन से भी बदतर होता। उस मंडली का हिस्सा होने के नाते रोहन कुणाल नाम्बियार और तान्या वर्मा
और उनके परिवारों की ऊर्जा को आम लोगों से कहीं ज्यादा समझता था। उसका परिवार उनके परिवार की बराबरी नहीं कर सकता था। फिर भी कुणाल और तान्या देवांश के सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और इस बात के ख्याल मात्र से रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा और देवांश का विरोध करने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इस बार तीसरी कक्षा के सीनियर वर्ष के छात्र पूरी तरह से हैरान थे। पहले कुछ लोगों को शक था कि रोहन श्रुति को यूं ही चिढ़ा रहा है, लेकिन अब रोहन के इतनी बुरी कसम खाने से यह साफ था कि वो किसी को चिढ़ाने के लिए इतना मजाक नहीं कर रहा था। श्रुति, लता और मीरा भी पूरी तरह से स्तब्ध थी। क्यों? क्या तुम्हें देव ने पीटा? खांसी खांसी किसी ने? श्रुति को अपने होश संभालने में थोड़ा वक्त लगा। उसे अनायास ही सड़क पर हुआ वो दृश्य याद आ गया जहां देवांश ने रोहन को डांटा था और अचानक सवाल पूछ लिया था। हालांकि देवांश का नाम लेते ही श्रुति को तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई हल्की बात नहीं है, और उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। नहीं नहीं, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था। रोहन इस सवाल से चौंक गया और उसने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया। देवांश ने उसे सच न बताने की हिदायत दी थी। मोटरसाइकिल चलाना बहुत खतरनाक होता है, आगे से इसे कम चलाना चाहिए। हालांकि श्रुति को शक था कि रोहन की चोटें गिरने से नहीं लगी थी, लेकिन यह देखकर कि वो सुधर गया था और उसे परेशान करना बंद कर दिया था, उसने उसकी दयनीय हालत देखी और चिंता से बात करते हुए थोड़ी करुणा दिखाई। आखिरकार अब वे सहपाठी थे। हाँ हाँ, रोहन की आंखों में आंसू आ गए। इतने लंबे समय तक श्रुति को परेशान करने के बाद, उसकी तरफ से चिंता का एक भी शब्द न सुनने के बाद, उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने आखिरकार हार मान ली और उसे फिर कभी परेशान न करने की कसम खाई, तो उसे श्रुति के प्यार भरे शब्द मिलेंगे। श्रुति, जब तुमने अभी देव का जिक्र किया तो तुम्हें सच में नहीं लगता कि रोहन ऐसा दिखता है क्योंकि देवांश ने उसे पीटा था, है ना? लता और श्रुति डेस्क मेट थी। कक्षा में दाखिल होने के बाद लता श्रुति के कान के पास झुकी और अविश्वास से भरी धीमी आवाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रुति ने जोरदार इनकार किया, क्योंकि एक छात्र के तौर पर किसी को पीटना एक गंभीर मामला है जिससे निष्कासन हो सकता है। अपनी अच्छी दोस्त के सामने भी श्रुति अपने मन के संदेह को जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने यही सोचा था, ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश के कदकाठी को देखते हुए उसमें इतनी हिम्मत या काबिलियत कहां से आएगी? तुमने अभी जो कहा उससे मैं सचमुच डर गई। लता ने धीरे से अपनी उभरी हुई छाती थपथपाई और फुसफुसाई। रोहन के मामले को निपटाने के बाद देवांश की कक्षाएं बहुत शांतिपूर्ण रहीं। शाम की सेल्फ स्टडी खत्म होने पर श्रुति और बाकी सब पहले की तरह उसके घर जाने का इंतजार करने लगे। कक्षा के लड़के अब देवांश पर पूरी तरह से कायल हो गए थे, यहां तक कि जो कुछ लोग उसे नीची नजर से देखते थे उन्हें भी इस घटना में उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। इस घटना की वजह से कक्षा की लड़कियां देवांश में दिलचस्पी लेने लगी। ब्रेक के दौरान वे उससे बात करने के बहाने ढूंढती, जिनमें वे लड़कियां भी शामिल थी जिन पर यशवर्धन मेहता ने स्कूल के पहले दिन टिप्पणी की थी। ऋतु वंजारी, सुडौल दीपा जोशी और लंबी टांगों वाली काव्या रमन जैसी सुंदरिया, सभी ने अकेले में देवांश से संपर्क किया था। ऐसे दृश्यों ने स्वाभाविक रूप से कई पुरुष सहपाठियों को ईर्ष्या, जलन और नाराजगी से भर दिया। उसे क्यों? क्या मैं देवांश से ज्यादा गोरी नहीं हूं? क्या मैं उतनी सुंदर नहीं हूं? क्या मेरे परिवार के पास उतना पैसा नहीं है? क्या मैं उतनी सक्रिय नहीं हूं? वो बिना हिले डुले बस बैठा क्यों रहता है और लड़कियां बातचीत शुरू करने आ जाती हैं? देवांश खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो लड़कियों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों था। शायद इसलिए कि लोगों की झुंड जैसी मानसिकता होती है, या शायद इसलिए कि लड़कियां स्वाभाविक रूप से गपशप की ओर आकर्षित होती हैं। खैर, पिछले कुछ दिनों में देवांश, जो जूनियर हाई स्कूल में लड़कियों से कम ही बात करता था,
जिले के कस्बे में काफी लोकप्रिय हो गया था। अरे देवांश, क्या तुम्हें पता था? रोहन ने श्रुति को अब और परेशान न करने का वादा किया है। लता ने देवांश की ओर देखा और घर जाते हुए कहा, अरे सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार उस लड़के को सच का पता चल ही गया। देवांश ने आश्चर्य का नाटक किया और फिर खुशी से बोला, क्या सच का पता चल गया? मुझे यकीन है कि किसी ने उसे खूब पीटा होगा। श्रुति को तो यह भी शक था कि तुम ही उसे मार रहे हो, जो वाकई हास्यास्पद है। क्या तुमने इतनी हिम्मत है? लता ने उपहास किया और देवांश को तिरस्कार भरी नजर से देखा। देवांश की कद्र न करने के कारण वो उससे लगातार असंतुष्ट होती जा रही थी, क्योंकि वो हमेशा उसकी छाती की तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि देवांश जितना ज्यादा इस तरह पेश आता, उतना ही ज्यादा वो उससे बातें करने के लिए आती। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर उसे उकसाती और नीचा दिखाती रही। अब वो देवांश को फिर से उकसाने और नीचा दिखाने के बहाने ढूंढने लगी थी। अरे तुम सही कह रही हो, मैं तो बस हाई स्कूल का छात्र हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। देवांश ने बेपरवाही से हंसकर बात टाल दी। उसे अब तक लता के उग्र स्वभाव की आदत हो चुकी थी और आखिरकार इस घटना को लेकर कुछ अनिश्चितताएं तो थी। लता का इस तरह बोलना उसके लिए अच्छा ही था।